चलिए, संविधान की इस विकास यात्रा में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट की सीरीज में आज हम अगले लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस क्या होती हैं, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन ग्राउंड क्या है, मेंबर्स का ड्यूरेशन क्या रहता है और डिस्क्वालिफिकेशन के क्या ग्राउंड है। डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड में हमने वोट डिस्क्वालिफिकेशन तो करा दी, जिसमें अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है, लेकिन उस डिस्क्वालिफिकेशन का क्या जिसमें अंतिम निर्णय स्पीकर का होता है। तो अब हम एंटी डिफेक्शन लॉ वाली डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे और आज के लेक्चर में हम विस्तार से इस पर चलेंगे। हम इसमें लेटेस्ट सारे कंसेप्ट डालते हुए चलेंगे। स्पीकर की क्या पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताएंगे। एंटी डिफेक्शन से लेकर एंटी डिफेक्शन के कानून को लेकर के लंबे समय से, राजीव गांधी के समय से लेकर के क्या क्या प्रावधान आए उसकी चर्चा करेंगे। पूरा लेक्चर इस पर बेस्ड होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। हम एक खबर को डिस्कस करते हैं। 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि पार्लियामेंट को इस बात पे विचार करना चाहिए कि क्या स्पीकर की जो शक्ति है मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करने की, क्या वो शक्ति किसी भी तरह से इम्पार्शियल नहीं है। क्योंकि स्पीकर किसी पार्टी से बिलोंग करता है तो ऐसी आशंका है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि उसका डिसीजन पार्शियल है किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को, जो कि लोकसभा का है, और अगर चेयरमैन की बात करें तो राज्यसभा, किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर रहा है, लोकसभा के मामले में स्पीकर और राज्यसभा के मामले में चेयरमैन, तो ये बात कहाँ तक जायज़ हो सकती है कि वो एक पार्टी पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हुए कंप्लीटली इम्पार्शियल डिसीजन देगा। ऐसे में इस प्रक्रिया को और सुदृढ़ करते हुए क्यों नहीं हमें एक इंडिपेंडेंट परमानेंट ट्राइब्यूनल ले आना चाहिए जो पार्लियामेंट से बाहर हो, और वो ट्राइब्यूनल ये तय करे कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन बनती है उस मेंबर की कि नहीं बनती है। ट्राइब्यूनल में उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऑब्जर्व करते हुए कहा कि ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं और या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ये लोग उन्हें उस पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल को चेयर कर सकते हैं, मतलब प्रिसाइड कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर कोई व्यवस्था और हो सकती है तो उस व्यवस्था के बारे में भी पार्लियामेंट सोचे। तो ध्यान रखें, 21 जनवरी को ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा विचार रखा है। इसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, इसे हम सजेशन भी कहते हैं, और ये पहली बार नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ऐसे विचार और ऐसे सजेशंस पहले भी रखता रहा है। इसमें कुछ बातें निकल कर के आई। पहली बात निकल कर के आई कि मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात को ऑब्जर्व किया, उन्होंने सिर्फ पार्लियामेंट की बात नहीं की, उन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर्स की भी बात की। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, स्पीकर की शक्तियों पे बात हो रही है और राज्यसभा अपर हाउस के मामले में चेयरमैन की बात हो रही है। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जैसे अनदर वे ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है जिसमें प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर डिस्क्वालीफाई करता है, क्या स्पीकर के एंड पे जो डिस्क्वालिफिकेशन हो रही हैं इसे भी हम कुछ उस तरह के मैकेनिज्म में नहीं ढाल सकते जैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके सेंटर के मामले में डिस्क्वालीफाई कर रहा है और गवर्नर भी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके स्टेट के मामले में डिस्क्वालीफाई कर रहा है। तो कोई भी एक मेंबर जब निलंबित होता है, डिस्क्वालीफाई होता है, उसके दो कंडीशंस हैं, दो सेट ऑफ कंडीशंस हैं। एक है नॉर्मल सेट ऑफ कंडीशंस जिसमें उसे डिस्क्वालीफाई करने की ताकत प्रेसिडेंट के पास है, और दूसरी है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर सेट ऑफ कंडीशंस जिसमें डिस्क्वालीफाई करने की ताकत प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है। लोकसभा के मामले में स्पीकर और राज्यसभा के मामले में चेयरमैन, और स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करें तो फिर वही विधानसभा के मामले में, लेजिस्लेटिव असेंबली के मामले में स्पीकर और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मामले में चेयरमैन। तो इस तरह से ये दो सेट ऑफ कंडीशन के तहत डिस्क्वालिफिकेशन होती है। सुप्रीम कोर्ट का मेन आशंका इस सेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ है जो एंटी डिफेक्शन से जुड़ा हुआ सेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है। वो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर के एंड पर डिस्क्वालीफाई हो रहा है, इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन के साथ उन्होंने उल्टा ये कहा है कि इस तरफ विचार करने की कोशिश करिए कि स्पीकर वाला डिस्क्वालिफिकेशन में भी ऐसी कोई कंसल्टेशन हम ला सकते हैं। तो इसमें एक एंटी डिफेक्शन लॉ निकल के आता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, स्पीकर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, उसकी पावर्स, ये सारी बातें चर्चा करनी बनती है, तब आपको ये समझ आएगा, और ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। आज इस पूरे टॉपिक को हम इसी कॉन्टेक्स्ट में कवर करेंगे। हम आपको एंटी डिफेक्शन लॉ की हिस्ट्री, उसके प्रावधान, उसकी पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स एंड इम्प्लीकेशंस बता देंगे। हम आपको स्पीकर की सारी शक्तियाँ, स्पीकर की नियुक्ति, उसका कार्यकाल, ये सब कुछ बता देंगे। स्पीकर प्रो टेम क्या होता है ये भी हम आपको बता देंगे, और हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन के रिलेटेड
अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात है जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए, इस फ्रेमवर्क में क्या पॉसिबल एवेन्यूज़ बन सकते हैं, कैसे हम एक ट्राइब्यूनल की तरफ जा सकते हैं या नहीं जाना, तो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं स्पीकर के ही हाउस की फंक्शनिंग को, ये सारी बातों पे आज हम जिक्र करेंगे और आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बेअंत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें से क्लियर हो जाएंगे आपके, और ऑप्शनल कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर जनरल स्टडीज़ या फिर ऐसे आता है डेमोक्रेसी पे या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस पे, तो आप अल्टीमेटली आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले कहानी एंटी डिफेक्शन लॉ की इसमें करनी पड़ेगी, तब आपको सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन के विषय में सब कुछ समझ आएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ का जिक्र मैं करता हूँ। ये कौन सा लॉ है? देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे देश में 1985 में आया। 1985 कब आया? 1 मार्च को। 1985 का ये कानून है। क्यों आने की ज़रूरत पड़ी? क्या है ये कानून एंटी डिफेक्शन लॉ? चलिए समझते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद जिस पार्टी ने देश को आज़ाद कराने में एक अभूतपूर्व योगदान दिया था, कांग्रेस की सरकारें केंद्र में और राज्यों में बनती रहीं। लेकिन 1967 के चौथे आम चुनाव, द 4th जनरल इलेक्शन, इस दौरान पूरी तरह से समीकरण बदल गए थे। लगभग 16 राज्यों में, 16 स्टेट्स में, सिर्फ एक स्टेट में कांग्रेस की सरकार बन पाई। जहां सेंटर और स्टेट में हर तरफ कांग्रेस की सरकारें चलती थीं, वहां अब आप देखिए कि 16 राज्यों में ही एक राज्य में ही सरकार बन पाई 16 में से। ये क्यों हो पाया? क्योंकि बड़े लेवल पर कई सारी इंडिपेंडेंट छोटी छोटी पार्टीज़ को सीट्स मिली थी उन राज्यों की विधानसभाओं में। और ऐसे में अब ये हो रहा था कि देश कोलिशन पॉलिटिक्स को भी सपोर्ट करता है। अगर आपके पास राज्य के मामले में विधानसभा और केंद्र के मामले में लोकसभा, अगर आपके पास लोकसभा या विधानसभा में मेजॉरिटी नहीं है अपने बलबूते पर, तो आप दूसरी सहयोगी दलों की सहायता लेकर के एक कोलिशन पार्टी बना करके एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। आई बात समझ में? कोलिशन पार्टी कह रहा हूँ, एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। पार्टीज तो अपनी अपनी रहेंगी उनकी। आई बात समझ में? जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कि इस समय मान लीजिए संसद में 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सरकार उसकी बनती है जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी होती है, और लोकसभा का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए कि 545 सीट के अराउंड एग्जिस्ट कर रही हैं। उसमें से सपोज कीजिए कि 272 बहुमत का आंकड़ा बनता है। अब ऐसे में सपोज करिए कि बीजेपी के पास 200 सीट्स आई हैं, ऐसा सपोज कर लीजिए, और मान लीजिए कि अकाली दल के पास 40 सीट्स हैं, मान लीजिए, तो 240 हो गई, रह गई 32 सीट्स। तो ऐसा मान लीजिए कि शिवसेना के पास 32 सीट्स हैं। तो ये तीनों आपस में कोलिशन करके सरकार बना लेंगे। इस तरह से कोलिशन पॉलिटिक्स 1967 से शुरुआत होती है बड़ी स्ट्रांगली, और बहुत सारे छोटी छोटी पार्टी, 2-2, 3-3 एमएलए की पार्टीज़, इन्होंने मिलकर के सरकारें बना ली। कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी, इसलिए एक ही राज्य में कांग्रेस बनी, बाकी राज्यों में नहीं बनी। इन्होंने कोलिशन करके सरकारें बना ली। अब होने क्या लगा? इस दौर से एक नई चीज़ शुरू हुई कि एमएलए अपने लाभ के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, अपनी पोजीशन के लिए तेज़ी से पार्टीज़ बदलने का काम शुरू कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के सामने अब ये एम था कि हमें राज्यों में अपनी सरकारें बनानी हैं। तो सरकारों के द्वारा इधर से एमएलए उखाड़े गए, जो पहले से सरकारें वहाँ राज्यों में काम कर रही हैं, अभी इन पार्टियों ने भी एमएलए उखाड़ने शुरू किए। तो एमएलएज के लिए फ़ाइट होनी शुरू हो गई। बड़ी तेज़ी से एक प्रोसेस चला कि कभी आप इस पार्टी में, कभी आप उस पार्टी में। चुनाव चाहे आप किसी भी पार्टी के चिन्ह पे जीते हों। हरियाणा के एक एमएलए हुआ करते थे, इनका नाम था गया राम। इन्होंने एक दिन में 3 पार्टियां बदली। तो उस समय जुमला बना आया राम गया राम। तो ये आया राम गया राम का मतलब ये है कि दल बदल रहे हैं। अब आप इतनी तेजी से दल बदल रहे हैं, इससे राजनीतिक अस्थिरता आती है, एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है। क्योंकि गवर्नमेंट स्टेबल कैसे रहेगी जब उसे यही डर लगा रहेगा कि कोई भी एमएलए आ रहा है जा रहा है, कोई भी एमपी आ रहा है जा रहा है। 1967 की बात बताता हूँ। कुल राज्यों की विधानसभा अगर देख लें, 1900 विधायकों ने दल बदले थे, और केंद्र की बात करूँ तो 142 सांसदों ने दल बदले। लगभग 2000 से ज़्यादा एमएलए एमपी अपने दल बदल रहे हैं। तो आप एक पॉलिटिकल स्टेबल, तो डेमोक्रेसी तो हेल कर दिया सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम हेल हो गया।
ये नहीं हो सकता था, ये समस्या देश में चल रही थी। लेकिन इंदिरा गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी की प्रचंड बहुमत की 444 सीट्स की सरकार आती है। 1985 का दौर है। राजीव गांधी उस समय के लॉ मिनिस्टर से कहते हैं कि भाई आप ये दल बदलुओं के लिए कोई कानून लेकर के आओ। तो वो ये कहते हैं कि कानून ला पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। तो राजीव गांधी उन्हें कहते हैं कि आप संशोधन करिए, मेरे पास पूर्ण बहुमत है, मैं पास कराऊंगा इसको। उन्होंने कहा ठीक है। उसके तहत फिर 1985 1 मार्च को एंटी डिफेक्शन लॉ ला करके संविधान में अमेंडमेंट किया है। और अमेंडमेंट कौन सा है? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये सारे क्वेश्चन एज इट इज ही आते हैं। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, ये CAA जैसा लग रहा है पर ये CAA नहीं है। इट इज़ नॉट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। इसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स तो उसमें थे ही। और इमीडिएटली जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1951 में आज़ादी के बाद जब संविधान देश पे लागू हुआ, उसके बाद इमीडिएटली 9th शेड्यूल बनाया कि वो जो लैंड एक्विजिशन के लिए फंडामेंटल राइट वाला क्लॉज हार्म ना कर दे एक्विजिशन प्रोसेस को, तो वो लॉज बना के 9th शेड्यूल की श्रेणी में डालते चले गए। इसके लिए अब आता है एक नया शेड्यूल, वो है 10वां शेड्यूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल ऐड होता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। तो इस एक्ट ने एक तो आपको दिया 10th शेड्यूल, और दूसरा इसी एक्ट ने आपको दिया एंटी डिफेक्शन लॉ 1985। इसी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक तो आपको लॉ दे दिया, एक आपको 10वां शेड्यूल दे दिया, और उसी 10वें शेड्यूल में ये लॉ डाला हुआ है। उसी 10th शेड्यूल के अंदर ये लॉ आपने डाला हुआ। क्या कहता है ये लॉ, ये समझना जरूरी है। हमने देखी पृष्ठभूमि इसकी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना जरूरी थी। अब लॉ क्या बोलता है सुनिए। लॉ ये कहता है कि अगर ये परिस्थितियां बनती हैं तो उस पर्सन को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिफेक्शन मानते हुए, डिफेक्टेड मानते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा सदन से। सदन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब वो फिर मेंबर नहीं रह पाएगा। और ये केंद्र और राज्य दोनों पे लागू होता है। देखिए, ये किया तो पार्लियामेंट ने है, लेकिन ये विधायकों पे भी लागू होता है, MLAs पे भी लागू होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के। कंडीशन क्या रखी गई है? 4 कंडीशन इसमें मेन बताई गई हैं। चलिए पहली कंडीशन को देखते हैं। इफ ही वॉलेंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही इज इलेक्टेड टू द हाउस। पहली शर्त यह कहती है कि अगर वो MP, आसान करने के लिए हम एक ही पकड़े, MP या MLA, जो भी केंद्र में हो रहा है बस समझते जाएं यही राज्य में होगा, तो हम उदाहरण केंद्र का लेके चलते हैं। तो मतलब ये पहला क्लॉज कहता है कि अगर कोई भी मेंबर पार्लियामेंट, अगर वो मेंबर पार्लियामेंट अपनी स्वेच्छा से अपनी पॉलिटिकल पार्टी से त्यागपत्र देता है, रिजाइन करता है, तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए, जब वो चुनाव में उतरा था तो वो एक पार्टी के पार्टी सिंबल के साथ उतरा था। मैं से उदाहरण के तौर पे लीजिए, कांग्रेस है तो पंजे के साथ उतरा, BJP है तो कमल के साथ उतरा। लोगों ने उसके साथ उस पार्टी साइन को, सिंबल को पार्टी के साथ जोड़ के देखा, और उन्होंने देखा कि जब ये चुनाव जीत करके संसद में बैठेगा तो ये कांग्रेस की या BJP की या किसी भी और पार्टी की आइडियोलॉजी को, उसके लाइन ऑफ वर्क के ऊपर जाकर के काम करेगा, क्योंकि उनका पार्टी आइडियोलॉजी में लोगों की आस्था थी, लोग उस पार्टी की वर्किंग में मानते थे। वो ये देखते थे कि ये पार्टी किस तरह से काम करती है देश में सभी वर्गों को आगे ले जाने के लिए। ऐसे में चुनाव उस पार्टी के चिन्ह पे जीता, उस पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे जीता, उस पार्टी की आइडियोलॉजी, बैकग्राउंड, सब चीज़ को यूज़ किया। चुनाव जीतने के बाद आप संसद में जाके कह रहे हैं कि मैं पार्टी में तो नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं सदन की सदस्यता भी नहीं खोना चाहता। ऐसा कर दीजिए कुछ कि मैं सदन में तो बैठा रहूं, हाउस का मेंबर तो बना रहूं, लेकिन उस पार्टी से मैं छूट जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस पार्टी को सब्सक्राइब करके आए हो हाउस में भी रहोगे अगर उस पार्टी के साथ रहोगे, ऐसा माना गया। क्योंकि आप हाउस में आए क्यों हैं? जनता को रिप्रेजेंट करने, और जनता अब आपकी ओर देख रही है। लेकिन अगर आपने पार्टी छोड़ दी फिर भी सदन में बने हैं, तो फिर जनता से तो बिट्रेयल हो गया ये एक तरह का, क्योंकि अब आप अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। अब आप तो BJP या कांग्रेस की पार्टी लाइन पे तो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो फिर जनता तो ऐसा ही मानेगी कि ठगी गई वो 5 साल के लिए।
एक ऐसे कैंडिडेट को जिता दिया जो अपनी ही इच्छाओं से काम कर रहा है। इसकी वजह से अगर ये होता है, अगर मैं चुन करके, मान लीजिए मैं बीजेपी या कांग्रेस किसी भी पार्टी से चुन करके आया आज, और मैंने उसके बाद ये कहा कि भाई मेरा रेजिग्नेशन आता है जी, मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, मुझे रिज़ाइन कराइए, मैं इस पार्टी से रिज़ाइन कर रहा हूँ, और अगर उस पार्टी से रिज़ाइन हो जाने के बाद वो पार्टी या हाउस का कोई भी मेंबर अगर ऑब्जेक्शन रेज करता है, कंप्लेंट फाइल कर देता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, तो अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास इस बाबत कंप्लेंट पहुंच जाती है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फिर इस पे कॉल लेगा। और इस एक्ट के सेक्शन 7 में ये प्रावधान रखा गया था कि स्पीकर और चेयरमैन दोनों में से किसी ने भी निर्णय लिया है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो फाइनल डिसीजन है और देश की किसी भी जुडिशियल बॉडी में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उस पर रिव्यू नहीं हो सकता। ये सेक्शन 7 में डाला गया था। आई बात समझ में? लेकिन इसमें एक प्रावधान और भी था, अगर उस पर्सन के इस डिफेक्ट एक्ट के 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट रिसीव नहीं होती है, 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट रिसीव नहीं होती है, तो माना जाएगा कि उसे क्षमादान मिल गया है, फिर कार्रवाई नहीं होगी। एक्ट जो उसने कमिट किया है, जो डिफेक्ट का एक्ट किया है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट करिए, ये पहली शर्त थी। और दूसरी शर्त थी कि बिना कंप्लेंट के दोनों हाउस का कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर सू मोटो एक्शन नहीं ले सकता। मतलब अगर मैंने कुछ ऐसा किया है कि जो डिफेक्शन में है, और मान लीजिए कि करणवीर स्पीकर हैं लोकसभा के, तो करणवीर को दिख रहा है कि मैंने डिफेक्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी वो सू मोटो एक्शन नहीं ले सकते, अपनी इच्छा से मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, उनके पास कोई कंप्लेंट अप्रोच होनी चाहिए। जब कंप्लेंट अप्रोच होगी मेरे विरुद्ध तो ही वो पहले तो कार्रवाई करेंगे इस एक्ट के तहत, ये पहली बात। और दूसरी बात, मेरे एक्ट कमिट करने के 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट रिसीव होनी चाहिए। 15 दिन में नहीं हुई तो माना जाएगा कि क्षमादान हो गया होगा, फिर वो एग्जम्प्टेड माना जाएगा कार्यवाही से। आ गई ये दो बातें समझ? तो पहला क्लॉज क्लियर हुआ। दूसरा क्लॉज है, इफ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय। अब देखिए वो बहुत शैतान है, क्या करता है, वो कह रहा है कि मैंने सदस्यता तो नहीं छोड़ी पार्टी की, लेकिन मान लीजिए कि पार्टी को बहुत इंपॉर्टेंट कोई बिल पास कराना था और पार्टी के मंत्री के द्वारा वो बिल प्रेजेंट किया गया है, और संसद में अगर सरकार का प्रेजेंटेड बिल ना पास हो तो सरकार गिरी हुई मानी जाती है कि सरकार गिर गई, फिर सरकार को वो नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना पड़ जाता है अपने, कि आप प्रमाणित करिए कि भाई आपका अभी भी सदन जो है आप में अपना विश्वास रखता है, तो विश्वास मत आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। शैतानी कर दी। अब सरकार को तो विश्वास मत पेश कराना पड़ जाएगा क्योंकि उनका दिया हुआ जो बिल है वो पास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप उस दिन एब्सटेन कर गए ना, आप आए नहीं सदन में। सरकार ने, जो पार्टी है, उसने आपको व्हिप जारी कर रखा था। व्हिप क्या होता है? व्हिप होता है एक ऑर्डर जारी कर दिया था, उस ऑर्डर के तहत आपको उस दिन मौजूद रहना था सदन में जिस दिन सरकार ये बिल पेश करने जा रही थी। आप उस दिन सदन में मौजूद नहीं रहे, इसकी वजह से सरकार का बिल पास नहीं हो पाया, विफल हो गया, तो आप पे तो कार्रवाई बनती है फिर। मतलब आप पार्टी आइडियोलॉजी से, पार्टी लाइन से अलग गए हैं, आप एब्सटेन कर गए या सरकार के किसी डायरेक्टिव के अगेंस्ट बिहेव कर रहे हैं। मतलब बिल सरकार लाई है, वोट आप अपोजिशन के फेवर में कर रहे हैं, तो या तो आपने अपोजिशन के फेवर में वोट कर दिया या आप गायब रहे, तो भी उसके लिए आप पे कार्रवाई हो जाएगी। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत होगी तभी अगर कोई कंप्लेंट करेगा, और कंप्लेंट भी 15 दिन के अंदर करनी पड़ेगी। इस मामले में आप बच सकते हैं अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर अपनी पार्टी से क्षमादान ले आएँ, मतलब फॉरगिवनेस ले आएँ, माफ़ी ले आएँ कि देखिए सर मैं पर्चा ले आया, मैं इमरजेंसी फंस गया था किसी काम में, मैं उस दिन बिल में मौजूद नहीं रह पाया, मेरी पार्टी ने मेरे सारे तथ्य देख लिए, मुझे लेटर दे दिया, अब कोई मेरे पे कार्रवाई नहीं बनती। बच सकते हैं, ठीक है। अगला, इफ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब क्या होता है कि बहुत से लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि एमएलए हैं, पहले 2 बार बीजेपी से लड़े थे, फिर उन्होंने कहा ये बड़ी करप्ट पार्टी है, आपको ही कहा, आप लोगों ने कहा करप्ट है तो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने बोला कांग्रेस बड़ी अच्छी है, तो अब कांग्रेस से चुनाव लड़े, तो आपने फिर जिता दिया। 2 बार कांग्रेस से लड़े, बोल रहे बहुत करप्ट है बहुत करप्ट है, आपने कहा फिर छोड़ो छोड़ो, छोड़ दी। अब बोल रहे हैं पार्टियाँ ही खत्म हो गई, मैं ही आपके इंटरेस्ट को सर्व कर सकता हूँ, तो अब लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट। आपने कहा ना बीजेपी कैंडिडेट को वोट डालेंगे ना कांग्रेस को, तेरे को ही डालेंगे,
तेरे को ही वोट डालेंगे, तू ही है सच्चा। तो ऐसे में वो जीत गया। अब जीतने के बाद संसद पहुंचा है और पहुंच के आपको कह रहा है ठेंगा। तो आप कह रहे हैं ये क्या हुआ, मैं तो ज्वाइन कर ली कांग्रेस, मैंने तो ज्वाइन कर ली बीजेपी। आप बोलेंगे कि भाई तुमने तो बोला था कि ये पार्टियां करप्ट हैं, हमने इनके कैंडिडेट को वोट नहीं डाला, तुम्हें निर्दलीय जिताया, इंडिपेंडेंट जिताया, और ये तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसे में अब इसके लिए एक प्रोविजन बनाया गया है, इसको भी आपको जानना है। वो क्या, कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर संसद में चुने जाने के अंदर 6 महीने के भीतर भीतर कोई पार्टी ज्वाइन कर ले तो कर ले, अगर उसके बाद वो ज्वाइन करता है तो वो भी डिफेक्टेड काउंट होता है। अगर उसके बाद ज्वाइन करता है तो भी डिफेक्टेड काउंट होता है। आई बात समझ में? या तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर कर ले और या फिर निर्दलीय ही चले। समझ आ रही बात? क्योंकि 6 मंथ्स के अंदर अंदर ज्वाइन करने का प्रोविजन इसलिए रखा है कि वो किसी एक पार्टी की पार्टी लाइन आइडियोलॉजी के साथ मिल गया, आइडियोलॉजी से झुका है, किसी लाभ के पद या किसी और वजह से नहीं। लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो ऐसा करता है तो फिर उससे ये पूछा जाता है कि भाई कोई खास बिल पेश होना था या सरकार को अपना विश्वास मत नो कॉन्फिडेंस मोशन जीतना था, तो ऐसे में तुम ज्वाइन कर गए। ये तो नहीं हो सकता है, मतलब तुम अपने प्रॉफिट या पोजीशन बार्गेनिंग करने के लिए ऐसा कर गए हो। और एंटी डिफेक्शन लॉ लाया ही उनके लिए गया है जो कोई ना कोई पॉलिटिकल बेनिफिट चाहते हैं या कोई पोजीशन चाहते हैं, जो बार्गेनिंग चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी पार्टी से विचार नहीं मेल खाते हैं, आप उसे नहीं ज्वाइन करके रखें, आप छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आई बात समझ में? अगला, इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। मेंबर आपको पता है कि राष्ट्रपति को मेंबर नॉमिनेट करने की भी आज़ादी है। समझ आ रही? एंग्लो इंडियन भी नॉमिनेट किए जाते हैं, और साइंस, लिटरेचर, सोशल एक्टिविटी, आर्ट, इन फील्ड से भी मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर को या तो 6 महीने के अंदर अंदर पार्टी ज्वाइन करनी है। मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट कर दिया, अब या तो इन्हें 6 मंथ्स के अंदर अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। तो आप खबर सुनते होंगे कि फलाने ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, फलाने ने बीजेपी, और अगर नहीं की है और 6 महीने के बाद अब ये कर रहे हैं तो फिर इनके लिए माना जाएगा कि अपॉर्चुनिज्म है ये, तो इनको भी फिर एंटी डिफेक्शन में निकाल देंगे। समझ आई? तो ये 4 तरह के कैंडिडेट निकाले जाएंगे, डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। पहले वो जो अपनी इच्छा से पार्टी से त्याग दे रहे हैं, दूसरे वो जो पार्टी के डायरेक्टिव को, ऑर्डर को मान नहीं रहे, विप को फॉलो नहीं कर रहे, गायब रह रहे हैं, एब्सटेन रह रहे हैं। तीसरे वो जो निर्दलीय चुन के आए हैं और कोई पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं 6 महीने के बाद। चौथे वो जो नॉमिनेटेड हैं और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं 6 महीने के बाद। इन चारों के ऊपर कार्रवाई होगी एंटी डिफेक्शन के तहत। लेकिन किन पे कार्रवाई नहीं होगी? किन पे कार्रवाई नहीं होगी? अरे लोकतंत्र में आप किसी को इतना भी नहीं दबा सकते कि वो अगर किसी पार्टी आइडियोलॉजी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो फील कर पा रहे हैं कि नहीं हम अपने अधिकारों को, अपनी आवाज़ को नहीं रख सकते हैं, तो उनको भी तो लोकतंत्र में आज़ादी मिलनी चाहिए। तो 1985 में फिर एक क्लॉज डाला गया था, वो ये था कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 मेंबर, 33% सदस्य इकट्ठे अलग हो रहे हैं किसी पार्टी से, तो अलग होकर के अपनी एक पार्टी बना करके आगे कंटिन्यू हो सकते हैं। अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर अलग हो रहे हैं तो फिर वो 1/3 के 1/3 पूरे डिस्क्वालीफाइड काउंट नहीं होंगे। इसे स्प्लिट बोला गया कि अगर पार्टी में स्प्लिट हो गया है तो स्प्लिट आगे कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि इसमें ये माना हो गया कि अगर इतने लोग इकट्ठे अलग हो रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि ये पार्टी की नीतियों से, उनके सोच से, उनकी समझ से इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए अलग हो रहे हैं। तो लोकतंत्र में इसकी आज़ादी तो देनी चाहिए। तो एक स्प्लिट का प्रोविज़न रखा, 1/3 अलग होने चाहिए। दूसरा प्रोविज़न रखा मर्जर का। ये कानून लाया ही इसलिए गया था कि कोई भी पर्सन किसी एक पार्टी से चुन कर के आए और वो संसद में आने के बाद कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन ना कर ले, कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन ना कर ले। क्यों? क्योंकि आप ये समझिए कि वो पर्सन पार्टी से त्याग दे क्यों रहा है। जो पहला क्लॉज मैंने बताया था कि वो अपनी स्वेच्छा से त्याग दे रहा है, वो रिज़ाइन कर रहा है अपनी पार्टी से, वाई उस पार्टी को रिज़ाइन करेगा तो ही नई पार्टी को ज्वाइन करेगा। बिना पार्टी रिज़ाइन किए नई पार्टी तो ज्वाइन नहीं कर सकता, और नई पार्टी को ज्वाइन कर लिया, यहीं पर तो सारा खेल था। तो इसलिए एंटी डिफेक्शन लाया था। अब ऐसे में एक क्लॉज इसमें और डाला गया है, वो ये 1/3 वाले में मैंने बताया कि एक एग्जिस्टिंग पार्टी स्प्लिट हो सकती है, लेकिन एक क्लॉज डाला गया कि 2/3 लोग अगर किसी पार्टी से टूट के दूसरी पार्टी से मिल रहे हैं तो ये मर्जर है, ये मर्जर है, ये डिफेक्शन नहीं है, ये मर्जर है। 66 मेंबर अगर इकट्ठे निकल करके किसी से मिल रहे हैं तो ये मर्जर है। 66% लोग
क्योंकि ये तो हो सकता है वो 66% लोगों को ऐसा लगा कि उस पार्टी की आइडियोलॉजी अब उनके साथ मेल खाती है, और लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में वो जा रहे हैं, तो मर्जर भी अलाउड है, शर्त है 2/3, और स्प्लिट भी अलाउड है, शर्त है 1/3। तो स्प्लिट वालों पे और मर्जर वालों पे एंटी डिफेक्शन की गाज नहीं गिरेगी। अगला, जो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई स्पीकर चुन के आता है, स्पीकर पॉलिटिकल पार्टी से चुना जाएगा, वो स्पीकर एक बार यदि चुना गया है तो वो स्पीकर अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग सकता है। ऐसे में उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, ऐसा माना जाएगा। उसने ये स्टांस लिया है इम्पार्शियल होने के लिए। तो याद रखें, ब्रिटिश और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ़र्क है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहाँ का स्पीकर जिस पार्टी से चुन करके आता है उसे अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़नी ही पड़ती है, ये मैंडेटरी है, ताकि वो निष्पक्ष रहे, इम्पार्शियल रहे। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर कोई स्पीकर बन रहा है तो उसे अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़नी अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी नहीं है। लेकिन एक क्लॉज रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा बनाया है ना संविधान विदों ने कि उसकी कोई मतलब अतुल्य है। क्यों? क्योंकि वो खुद मान रहे थे कि अभी नेशन ग्रो होगा, लोग एजुकेटेड होंगे, लिटरेट होंगे, डेमोक्रेसी मैच्योर करेगी। वो ज़्यादा बिलीव करते थे हमारे पार्लियामेंटेरियन के कंसाइंस पे। अंबेडकर और बाकी सदस्य ये मानते थे कि हर चीज़ बाहर से थोपी नहीं जा सकती, कानून से काम नहीं होता। कानून तब तक है जब तक उसकी पालना है, और पालना तब तक है जब पालन करने वाला ये मान के चले कि मुझे सुधार करना है इसकी वजह से, ना कि इसको तोड़ना है कानून को। कानून का उद्देश्य तो आपको सुधारना ही है ना भाई। अब ऐसे में स्पीकर के ऊपर ये है कि वो त्यागना चाहता है पार्टी की नहीं, तो उसको फिर ये एवेन्यू दिया गया कि अगर पार्टी त्याग भी दोगे ना तो तुम पे एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। तो स्पीकर एक मॉरल स्टैंडर्ड सेट कर सकता है कि देखिए मैंने स्पीकर बनने के बाद अपनी पार्टी सदस्यता त्यागी है और मैं एक इम्पार्शियल कैपेसिटी में बिहेव कर रहा हूँ। तो इसमें क्लॉज है कि पार्टी सदस्यता त्यागने पर स्पीकर पुनः अपने स्पीकर का कार्यकाल खत्म होने पर अपनी पार्टी रिज्वाइन कर सकता है। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब 2/3 मर्जर वाला केस जो है यही मेन था। इतनी यहाँ तक की कहानी समझ आ गई भैया? सेक्शन 7 डाल दिया गया कि कहीं भी इसकी कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं होगी। चलिए जी, 1992 का मामला हो गया। 1992 तक क्या हुआ? हड़कंप सा मच गया राज्यों में। 1985 के बाद से हाहाकार आ गई, प्रलय आ गई। केंद्र में स्पीकरों ने और राज्यों में भी स्पीकरों ने ले तेरी चल, तू भी डिस्क्वालीफाई, तू भी डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई। मेंबर कह रहे हैं अभी चुन के कल आ रहे हैं और परसों पता लग रहा है कि डिस्क्वालीफाई है। मतलब क्या बना दिया भाई? कौन सा कानून बना है? हमें समझ में भी नहीं आता, पढ़ने में भी नहीं आता। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, लगा चलता ही जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, इतने सारे मामले आ गए। उनमें एक मामला ऐतिहासिक आ गया 1992 में कि होतो होलोहन वर्सेस जचिलू, कि होतो होलोहन वर्सेस जचिलू। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं सुनो। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि बात आपकी सारी मान ली हमने कि आपने ये जो बना दिया 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ मान लिया, सिर मत्थे। लेकिन आपने ज़रा इसको ध्यान से पढ़ा है? सरकार कहती क्या बताइए, मतलब कहते इसमें आपने नोटिस नहीं किया कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन आपने अमेंड किया है आर्टिकल 368 की शक्तियों के अधीन। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट देता है। तो कहते जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के नियम बताए गए हैं। उन नियमों में एक नियम ये है कि अगर कोई ऐसे प्रावधान को, ऐसे प्रोविज़न को पार्लियामेंट अमेंड कर रही है जिसमें राज्य भी सम्मिलित हैं, राज्य की शक्तियों का मामला भी है, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों का मामला भी है, ऐसे प्रावधान को अमेंड करने के वक़्त आपको आधे राज्यों की अनुमति भी लेनी होगी। बट आपने तो उस समय जब 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, आपने तो किसी आधे को छोड़ के पौने को भी नहीं पूछा। तो आपने तो किसी राज्य से नहीं पूछा, अपनी इच्छा से आपने पार्लियामेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ पास कर दिया। तो ऐसे में बाकी का एक्ट आपका बना रहेगा, बाकी का एक्ट बना रहेगा। लेकिन ये जो सेक्शन 7 है जिसमें ये कहा जा रहा है कि स्पीकर ही ये फैसला, ये निर्णय करेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन बनती है कि नहीं बनती है। कहते मतलब यहाँ पर हमें पढ़ने में ये आ रहा है कि स्पीकर न्याय देंगे, चेयरमैन न्याय देंगे। न्याय देने का अधिकार तो जुडिशरी का है। मतलब हमें पढ़ने में ये आ रहा है कि स्पीकर एक
क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करेंगे, अर्ध न्यायिक संस्था की तरह, क्योंकि इसमें एक प्रावधान है, जब किसी के खिलाफ एंटी डिफेक्शन है तो स्पीकर पूरी कार्रवाई करेंगे, इस पर पूरी सुनवाई होती है, और जिसके खिलाफ है उसे मौका दिया जाता है, राइट टू हियरिंग, कि आपको भी सुना जाएगा। तो सुनवाई हो रही है, सही गलत का अंतर किया जा रहा है, सारी चीज़ों को जांचा परखा समझा जा रहा है, मतलब आप जजमेंट दे रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई जजमेंट सही है कि नहीं, इस पे तो हम सवाल कर सकते हैं। जजमेंट देने के अधिकार पे कोई प्रश्न नहीं, लेकिन जजमेंट जो है वो हमारे दायरे में आता है। सेक्शन 7C को हटाइए। और ये ऐतिहासिक केस की हो तो हुलोहन वर्सेस जचिलू में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि स्पीकर का या चेयरमैन का निर्णय जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है, मतलब हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक पेच है, वो पेच मैं बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए इतना समझ आ गया कि हो तो हुलोहन के बाद ये मामला आगे बढ़ा और अब आई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2003। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के सामने बहुत से मुद्दे थे। उनको ये कहा गया कि ये कैसा प्रोविजन है, इसमें एक पार्टी के 1/3 मेंबर अलग हो करके कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा आसान है एक पार्टी के लिए दूसरी पार्टी को तोड़वा देना, उनके 1/3 मेंबरों को कहना टूट जाओ, अलग हो जाओ, इस पार्टी को कमज़ोर कर दो। और वो पार्टी एक बार कमज़ोर हो गई वो तो चुनाव ही, वो तो आगे कंटिन्यू ही नहीं कर पाएगी। मतलब ये क्या हुआ कि मतलब 100 मेंबरों की पार्टी है, 33 बंदे तुड़वा दिया आपने और वो अलग हो गए, तो पार्टी रह गई 66 लोगों की, 66 लोगों की, फिर तो कोई बात नहीं। तो अटल बिहारी वाजपेयी कहते इतना परेशान मत हुआ करो, ये क्लॉज मैं डिलीट करा देता हूँ यार। तो 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहला 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, और 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए हरजीत सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट ने पैरा 3 डिलीट कर दिया। पैराग्राफ 3 में सेक्शन 3 में क्या लिखा था कि 1/3 मेंबर स्प्लिट हो सकते हैं, तो वो डिलीट कर दिया। अब 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 7 उड़ा दिया, और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में पार्लियामेंट ने सेक्शन 3 पैरा 3 उड़ा दिया। तो 2 उड़े हुए हैं और फिर भी ये एक्ट बना हुआ है। ऐसे में अब ये एक्ट आपके सामने खड़ा है, इसी का जिक्र मैं करने वाला हूँ। क्या हमें एंटी डिफेक्शन समझ आ गया? ये सारी बातें समझ आ गई? इसके कारनामे इतने हैं, इसकी चर्चाएं इतनी होती हैं कि अभी आपने गोवा के पीछे चुनाव हुए थे, कांग्रेस के 15 सदस्यों में से 10 ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बताइए, मतलब वो कह रहे हैं मर्जर है। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के 16 में से 12 विधायकों ने तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS ज्वाइन कर लिया, कहते तो मर्जर है। मतलब आज लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि पहले ऐसा हुआ करता था कि एक सदस्य दल बदलता था, अब तो पूरी ग्रुप के ग्रुप ही दल बदल रहे हैं। क्या ये अलाउड हो सकता है? ये एक बात है। स्पीकर की शक्तियां क्या पूरी तरह से अबाधित है? ये भी एक बात है। क्या स्पीकर इम्पार्शियल ही बिहेव करते हैं? ये भी एक बात है। अब इन चीज़ों पे हमें पूरा चर्चा करना है। चर्चा करने के लिए मामला कहाँ से निकल कर के आया, मामला समझा दें पहले आपको। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या बताया गया है, सुनिए। एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि जब किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एक बार, तो वो किसी मंत्री पद या किसी भी लाभ के पद पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं रह पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के मुताबिक 6 साल तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अगर एंटी डिफेक्शन में कोई डिस्क्वालीफाई होता है तो वो किसी लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या किसी मंत्री पद पे नहीं रह सकता। और दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जिसमें सदस्यों के चुनाव, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े मुद्दे हैं, इस एक्ट के तहत सेक्शन 8 ये बता रहा है कि फिर वो 6 साल की अवधि दी गई है, कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकते। ये 2 क्लॉज उसमें गिवन है। अब हुआ क्या, 2017 का मणिपुर का ये मामला है। कांग्रेस से एक विधायक जीत करके पहुंचे वहां के सदन में। सदन में पहुंच के भाई साहब ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, और बीजेपी ने बना दिया मंत्री। कांग्रेस के दूसरे विधायक ने कहा, मतलब अब तो ये हो गए बीजेपी के, कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी के मंत्री, इन पे तो एंटी डिफेक्शन लगना चाहिए क्योंकि इन्होंने तो दल बदला है, और दल बदलने की वजह से ये तो मंत्री पद पे रह ही नहीं सकते, ऐसा एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है। वो पहुंचे मणिपुर हाई कोर्ट में। मणिपुर हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए ये जो मामला है ये तो स्पीकर की शक्तियों से जुड़ा हुआ मामला है, ये तो संविधान की पीठ ही इस पर मामला तय करेगी, 5 जजेस की बेंच थे, तो सुप्रीम कोर्ट के मामले उसी के अधीन चल रहे हैं।
कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास जो कांग्रेस पहुंची है, उसी मामले को सुनते हुए इस 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, एक तो मणिपुर असेंबली के स्पीकर को कहा है कि 4 हफ्ते में फैसला दे दीजिए कि आप इन पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं, ये मंत्री पद पे आप रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, फिर हम अपना जजमेंट देंगे। और दूसरा, सरकार पार्लियामेंट को ये सलाह दी कि भाई आप भी देखिए कि स्पीकर की ये शक्तियाँ स्पीकर की बजाय किसी परमानेंट ट्राइब्यूनल के पास नहीं होनी चाहिए जो नॉन पार्टीजन है। तो ये मणिपुर मामले में एक ऑब्जर्वेशन आया है सुप्रीम कोर्ट का 21 जनवरी को। अब इतनी कहानी समझ आ गई। अब आपको थोड़ी सी कहानियां समझाते हैं जरा स्पीकर के माहौल से, क्योंकि स्पीकर का जिक्र हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का ये वक्तव्य सिर्फ इतना छोटा सा नहीं है, इसकी तो बहुत बड़े आयाम बनते हैं। अब हम स्पीकर की कुछ शक्तियां यहाँ लिखते हैं, फिर स्पीकर के विषय में आपको समझाएंगे। चलिए थोड़ा स्पीकर के बारे में समझ लें। देखिए, सबसे पहले आता है कि स्पीकर चुने कैसे जाते हैं। स्पीकर का इलेक्शन होता है, जो लोकसभा के मेंबर हैं उन्हीं मेंबर्स में से। आई बात समझ में? और अब ये नेचुरल सी बात है कि जिस भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी थी लोकसभा में, वही पॉलिटिकल पार्टी ने तो सरकार बनाई है, तो ये नेचुरली है कि उनके एमपी ज़्यादा हैं वहाँ की लोकसभा में। तो स्पीकर तो फिर उनकी इच्छा के अलग जाने वाला तो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर स्पीकर का चुनाव मेंबर्स के बीच में से ही करना है तो अब वही लोग कर पाएंगे जिनकी मेजॉरिटी है। तो स्पीकर ऑलवेज मेजॉरिटी पार्टी से हो जाता है। आ गई बात समझ में? ये स्पीकर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब स्पीकर कैसे स्पीकर ना बने रहें, स्पीकर अपॉइंट तो करा दिए, अब उन्हें स्पीकर नहीं बने रहने देना है। इसके लिए क्या प्रावधान है? उसका पहला प्रावधान है कि अब वो लोकसभा के सदस्य ही नहीं है। मान लीजिए कि उन्होंने अपने राज्य में चुनाव लड़ लिया एमएलए का, और वो अपने राज्य की विधानसभा के सदस्य हो गए। अब राज्य की एमएलए को तो उठा के ला के यहाँ स्पीकर तो नहीं बनाओगे, वो तो वहाँ के एमएलए बन गया, वो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे नहीं नहीं स्पीकर हो ना, पहले स्पीकर वाले 5 साल निभाओ, फिर मुख्यमंत्री बनना। वो कह रहा है नहीं, मैं हो रहा हूँ वहाँ पे, मैं बन रहा हूँ वहाँ का मुख्यमंत्री, नहीं स्पीकर बन, ऐसा नहीं है। तो अगर वो आपके हाउस के अब मेंबर नहीं है तो फिर वो आपके स्पीकर भी नहीं है, पहला। या फिर वो रिजाइन कर दें, डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा देके। इस्तीफा किसको देंगे? डिप्टी स्पीकर को देंगे, किसी और को नहीं, अपने डिप्टी स्पीकर को। और तीसरा कि या तो उन्हें रिमूव कर दिया जाए, हाउस रिमूव कर दे। और इनको रिमूव करने के लिए क्या है? हाउस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब जितने टोटल मेंबर है हाउस के उसकी मेजॉरिटी, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी नहीं, एब्सोल्यूट। लेकिन इसके लिए आपको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई बात समझ में? ये तरीके हैं जिन तरीकों से आप स्पीकर को सीज कर सकते हैं कि वो स्पीकर ना रहे, या वो हाउस की सदस्यता गवा दें, मतलब कि अब वो हाउस में ही नहीं है। दूसरा, वो अपना रेजिग्नेशन दे दें। और तीसरा कि अब उनके खिलाफ रिमूवल का नोटिस पास हो चुका है, तो इन कंडीशनों में वो चले जाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात अब यहाँ पर यह है कि स्पीकर अब जो हैं सो हैं, और स्पीकर के पास बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। ये बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत ही डिग्निफाइड एंड ऑनरेबल पोजीशन होल्ड करते हैं हमारे पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में। वो अभी समझ आ जाएगा जब आप इनकी फंक्शंस एंड पावर्स देखोगे। तो फंक्शन एंड पावर में पहले देखें तो इनको मेंटेन करना होता है ऑर्डर एंड डेकोरम। इनका मेन टास्क ऑर्डर और डेकोरम हाउस का मेंटेन करना ही मेन है। अच्छा, इसके लिए इन्हें शक्तियाँ कौन देता है? 3 जगहों से शक्तियाँ लेते हैं ये। पहली जगह जहाँ से शक्ति आती है वो है कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए गिवन प्रोविजंस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। दूसरा, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकसभा। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, यहाँ से आती हैं इनको शक्तियाँ। और तीसरा, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स। जो चीज़ें कहीं रिटर्न नहीं है, रेजिडरी मामले की तरह निकल के आ रही हैं, वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में डाल दी जाती हैं। आई बात समझ में? इन 3 जगहों से ये शक्तियाँ लेकर के अपना कार्यवाही करते हैं। और उसमें सबसे पहली कार्रवाई है ना डेकोरम मेंटेन करना। वो कहते हैं ना सदस्यगणों बैठिए बैठिए, आपको कह रहे हैं ना। तो इस तरह से ये पूरा हाउस संचालित करने का काम करते हैं। ओके। दूसरी इनकी शक्ति फाइनल इंटरप्रेटर।